बट चलो रिवाइज करें, रिवाइज करें। कल कल अपन ने पढ़ी थी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। टाइपोलॉजीज बच्चे वही है, यही लिखा हुआ है उसके अंदर की 4 तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं। फर्स्ट पैराग्राफ बच्चे रीड कर लो, उसके अंदर अपन को कुछ नहीं पढ़ना, यही पढ़ना है कि 4 तरह की जेनेरिक स्ट्रैटेजीज होती हैं। इनको अपन, अरे कुछ भी नहीं है ऊपर, क्या बताऊं, उसमें नहीं है वो कुछ भी काम का। जेनेरिक स्ट्रैटेजीज होती हैं स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंच। पढ़ लें। अब पढ़ लें। आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज को ही जेनेरिक स्ट्रैटेजीज भी बोला जाता है, यही लिखा इंट्रोडक्शन में। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, ग्रैंड या डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज भी बोला जाता है। सिर्फ इतनी सी चीज पढ़नी थी और कुछ भी नहीं पढ़ना था। 3 लेवल्स होते हैं, आपको पता है बिजनेस में, कॉर्पोरेट बिजनेस, फंक्शनल, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, कॉम्पिटिटिव, कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजीज होती हैं आपकी। बस यही बताया गया यहाँ पे और कुछ भी नहीं बताया गया। हाँ जी, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या होती है बच्चों, जहां पे हमारे बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, हमें स्टेबिलिटी को मेंटेन कर कर रखना है। हम हमारे कोर प्रोडक्ट्स को और इम्प्रूव और फोकस करते हैं। यहाँ पे कई लोग इसे डू नथिंग स्ट्रैटेजी कह देते हैं, बट ये डू नथिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इम्प्रूव करते हो, आप अपने कस्टमर्स को इम्प्रूव करते हो, R&D को इम्प्रूव करते हो और क्वालिटी को इम्प्रूव करते हो। इसके 2 फंडामेंटल्स हैं, सिमिलर प्रोडक्ट आप बेचते हो और फंक्शनल एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे सब कुछ सेम है, प्रोडक्ट सेम, मार्केट सेम, लेवल ऑफ एफर्ट, सब कुछ आपका सेम चलता रहता है। मेन एम क्या है कि मुझे मेरी एफिशिएंसी को और इंक्रीज करना है। यहाँ कोई रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस नहीं होता, तो कोई री इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता, तो रिस्क भी कम और रिवॉर्ड्स भी कम होने के चांसेस बहुत कम है, और ग्रोथ होने के चांसेस क्या होते हैं यहाँ पे, बहुत कम होते हैं। रीजंस क्या हैं आपके स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के, जब प्रोडक्ट मैच्योर स्टेज पे पहुंच चुका हो तब आप स्टेबिलिटी को काम में लो, जब स्टाफ कंफर्टेबल फील कर रहा है तब स्टेबिलिटी को काम में लेते हैं, एंड एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा और एक्सपेंशन होना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट अपन ने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी पढ़ी, दैट इज ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। बेसिकली तो 3 तरीके से आप ग्रो कर सकते हो, अपना सेम प्रोडक्ट नए मार्केट में रीच करना, ये बहुत बेसिक तरीका है। अपन चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, रीच तक मेरा प्रोडक्ट पहुंचे। देन डाइवर्सिफिकेशन, कई बार हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम नया प्रोडक्ट शुरू करते हैं। वो नया प्रोडक्ट पुराने से रिलेटेड भी हो सकता है और अनरिलेटेड भी हो सकता है। एंड थर्ड क्या, एक्विजिशन एंड मर्जिंग। ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है ग्रो करने का, पर सबसे ज्यादा पैसा भी यहीं पे खर्च होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के, इट इज अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी। वहां री इन्वेस्टमेंट था, यहाँ कोई नहीं है। वहां रीडेफिनेशन था, यहाँ नहीं है। वहां इन्वेस्टमेंट था, यहाँ नहीं है। वहां रिस्क ज्यादा, यहाँ रिस्क कम। वहां पे रिवॉर्ड ज्यादा, यहाँ रिवॉर्ड्स भी कम होते हैं। ये एक्सपेंशन था और ये स्टेबिलिटी था। तो एक्सपेंशन और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। एक्सपेंशन में रीडेफिनेशन था, स्टेबिलिटी में नहीं था। वहां फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स था, यहाँ नहीं था। वहां रिस्क ज्यादा, यहाँ रिस्क कम। वहां रिवॉर्ड ज्यादा, यहाँ रिवॉर्ड्स भी कम होते हैं। ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे 2 तरीके से आप एक्सपेंशन कर सकते हो, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। रीजंस क्या है,
कौन सा पॉइंट? थर्ड पॉइंट, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड जेनेरिक स्ट्रैटेजी। अभी मैंने पढ़ाया कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज को जेनेरिक स्ट्रैटेजीज भी बोलते हैं, बताया। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज स्ट्रैटेजी है, ज्यादातर लोग इसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि जो मैं कर रही हूँ उसी को मैं अपना आगे बढ़ाऊं, जहां हूं मैं वहां नहीं रहूं, हमेशा मैं आगे बढ़ूं, ग्रो करूं, सब लोग यही चाहते हैं। तो फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड, फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्ट्रैटेजी होती है ये। हाँ, ग्रैंड भी बोल सकते हैं, डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं और जेनेरिक भी बोल सकते हैं। हाँ, वर्सेटाइल, जो चीजें चेंज होती हैं उनको वर्सेटाइल कहते हैं बच्चे। डायनामिक। रीजंस क्या हैं आपके ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के? कई बार क्या होता है, एनवायरनमेंट डिमांड करता है कि कंपलसरी अगर आपको आगे बढ़ना है तो ग्रो करना ही पड़ेगा, तो आपको आप ग्रोथ स्ट्रैटेजी कहाँ मिले? तो लोग ऑब्वियसली ज्यादा सेटिस्फाई करेंगे, जब वो ज्यादा ग्रो करेंगे तो वो ज्यादा सेटिस्फाई फील करेंगे। अगर आप ग्रो ज्यादा करते हो तो मार्केट पे आपका कंट्रोल ज्यादा है, एंड यहाँ पे अपन एक्सपीरियंस कर्व का भी फायदा उठा सकते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा तो कॉस्ट पर यूनिट कम। अब एक्सपेंशन दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। डायग्राम नहीं बनाया किसी ने भी? बना लिया। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में दो थे, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सटर्नल में दो थे, मर्जिंग एक्विजिशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। इंटेंसिफिकेशन में तीन थे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन चार थे, वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन भी दो था, कौन सा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एक्सटर्नल में अपन ने पढ़ा मर्जिंग एक्विजिशन एंड स्ट्रैटेजिक अलायंस। हाँ जी बच्चों, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन आप लिख सकते हो, पेनिट्रेशन क्या होता है, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मतलब कुछ भी नया करना। अब नए करने के तरीके, पहला क्या है आपका, वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन को खुद कंट्रोल करता है, वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन को खुद ओन करने लग जाता है। इसकी वजह से आपकी होल्ड अप प्रॉब्लम खत्म, क्वालिटी अच्छी, कॉस्ट कम आएगी और कस्टमर्स भी ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। वर्टिकल इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर्स को खुद हैंडल कर रहा है, और बैकवर्ड मतलब अपने सप्लायर्स को खुद हैंडल कर रहा है। एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो अगर अपना मेटल और ग्लास खुद बना रही है तो बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, और अगर वो खुद का रिटेल आउटलेट खोल रही है तो वो क्या हो गया, उसका फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया। देन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, जो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जिनका लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेम होगा, जो सेम लेवल पे आ रही है इंडस्ट्री में, उनको अगर अपन वो नया प्रोडक्ट वो वाला कर लें डायरेक्ट। यहाँ पे कौन कौन हो सकते हैं, बाय प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, इन सब के साथ इंटीग्रेट करना इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। देन अपन ने पढ़ा था कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक मतलब रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, की जो नया प्रोडक्ट है वो पुराने से रिलेट करता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कस्टमर्स एंड प्रोसेस। यहाँ पे जो नया प्रोडक्ट है वो सप्लाई चेन का पार्ट नहीं है, वो पुराने से रिलेट करता है पर सप्लाई चेन का पार्ट नहीं है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल आप बता सकते हो, शर्ट और जीन्स का जो मैंने कल दिया था, इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जो लोग पहले जूसेस सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रहे थे वो लोग जूसेस वगैरह भी बनाने लग गए, ऐसा एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं। कॉन्ग्लोमरेट, हाँ हाँ, तो प्रोसेस सेम होनी चाहिए ना, यहाँ तो यही कहता है, रिलेटेड होनी चाहिए ना प्रोसेस। कॉन्ग्लोमरेट मतलब अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जो नया प्रोडक्ट है वो पुराने से एकदम अलग, एकदम अलग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप टोबैको बेच रहे थे, अब आपने होटल्स खोल लिए, इनमें प्रोसेस भी अलग काम आएगी, टेक्नोलॉजी भी और कस्टमर्स भी अलग काम आएंगे, तो इसे क्या कह देते हैं, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन
किसका दे रखा है? एयरटेल डाइवर्सिफिकेशन इनटू रिटेल बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। हो सकता है कि एयरटेल में जो लोग मशीन्स वो लोग जो काम में ले रहे थे वही उनकी रिटेल आउटलेट में भी मशीन्स काम में ली जा रही। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से तो वो लोग टेलीकम्युनिकेशन की ही बात कर रहे हैं। जो टावर्स वगैरह बनाए थे, जिन लोगों ने टावर्स बनाए थे एयरटेल ने, वही रिटेल आउटलेट खोलिया। मतलब वो लोग फोन या फिर वो लोग फोन की कोई सर्विसेज देने लग गए, तो वही टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं। फोन को रिपेयर करने में वही मैन पावर, वही कस्टमर्स को वो। हाँ, एयरटेल के फोन नहीं आते, वो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज देते हैं कि उन्होंने दुकान खोल ली, उसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही है नेटवर्क से रिलेटेड, तो वहां जाकर आप सर्विसेज ले सकते हो, सर्विस सेंटर्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया? इंटरनल ग्रोथ। वर्टिकल, हाँ, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन हुआ, कुछ होगा सेम उनका टेक्नोलॉजी प्रोसेस, इसलिए वो नया उसको कॉन्सेंट्रिक कह रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज में दो तरीके की हैं। पहला है मर्जिंग एंड एक्विजिशन, सेकंड है स्ट्रैटेजिक अलायंस। मर्जिंग एंड एक्विजिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? दो या दो से ज्यादा बिजनेस जब मिलकर काम करते हैं तो उन्हें क्या कह देते हैं? मर्जिंग या एक्विजिशन। मर्जिंग, मर्जिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ए और बी आपस में मर्ज कर कर काम कर रहे हैं। मर्ज मतलब अपनी इच्छा से वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये एक फ्रेंडली प्रोसेस है क्योंकि वो अपनी इच्छा से मर्ज करते हैं। प्लस यहाँ पे अगर नाम कंपनी का होगा तो ए एंड बी लिमिटेड काम में लिया जाएगा। जबकि अगर यही एक्विजिशन की बात करती, ए ने किसको एक्वायर कर लिया? बी को। ए कौन सी कंपनी थी? सुपीरियर कंपनी थी, और उसने किसको टेक ओवर कर लिया? बी को टेक ओवर कर लिया। ये अनफ्रेंडली प्रोसेस है, खुश होकर आप टेक ओवर नहीं करवाते कभी खुद को। एंड नाम किसका काम में लिया जाएगा? सिर्फ ए का, जो सुपीरियर कंपनी होती है सिर्फ उसी का नाम काम में लिया जाएगा। तो मर्जिंग एक्विजिशन मतलब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जब मिलकर काम करती हैं उसे क्या कहते हैं? मर्जिंग या एक्विजिशन कहते हैं। मर्जिंग में दो कंपनीज मिलकर काम कर रही हैं, यहाँ पे मिलकर काम करती हैं तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उनके फाइनेंशियल गेन्स जो है वो बढ़ रहे हैं, और नाम जो है वो दोनों का मिलकर काम में लिया जाता है, और ये क्या है? एक फ्रेंडली प्रोसेस होता है। देन एक्विजिशन, एक्विजिशन क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी को क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। जनरली जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो वीक को क्या कर लेती हैं? टेक ओवर। कब होता है एक्विजिशन? जब रिसेशन हो या फिर किसी का प्रॉफिट गिरता जा रहा है, मतलब वो कंपनी डूबती जा रही है, तो सुपीरियर कंपनी उसको क्या कर लेती है? एक्वायर कर लेती है। यहाँ नाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पावरफुल एंटिटी का काम में लिया जाता है, और एक ये अनफ्रेंडली प्रोसेस होता है। समझ में आ गया मतलब मर्जिंग एंड एक्विजिशन। इसके टाइप्स वही हैं जो आपने डाइवर्सिफिकेशन के पढ़े थे। कौन से टाइप्स पढ़े थे डाइवर्सिफिकेशन के? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट। सेम टाइप्स है मर्जिंग के भी। पहला है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाले लोग, तो जो लोग डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं, मतलब पेप्सी ने किसके साथ मर्ज कर लिया? कोका कोला के साथ मर्ज कर लिया। ये दोनों समझते हो ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। तो जो लोग डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग मिलकर काम करने लग गए। हाँ, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं तो कॉम्पिटिटर्स नहीं है। नया प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तो हो ही सकता है ना बच्चे। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर और भी कोई हो सकता था। आज HUL एंड पतंजलि आर द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स और नॉट? तो उनके प्रोडक्ट क्यों वो डायरेक्ट हैं? क्योंकि उन दोनों के प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं। नहीं नहीं, रिलेटेड होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अरे जीन्स और शर्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं क्या एक दूसरे के? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है एकदम एंटायरली। आप लोग सोचोगे भी नहीं, फिर भी वो टेक्नोलॉजी अगर सेम है तो वो कॉन्सेंट्रिक में आ जाएगा।
ठीक है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर समझते हैं सब लोग। तो जो लोग डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर वो मिलकर मर्ज कर काम कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मर्जर कह देते हैं। यहाँ पे जो बिजनेस, जिनका बिजनेस सेम है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, क्यों करते हो आप हॉरिजॉन्टल मर्जर? ताकि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिल सके। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब प्रोडक्शन ज्यादा तो कॉस्ट पर यूनिट कम, आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स कम हो सके, आपकी प्रोडक्शन, हाँ तो बच्चे डिमांड होगी तो रिक्वायरमेंट, कैपिटल्स मुझे कम चाहिए क्योंकि मुझे मर्जर उस दूसरी फर्म से वो कैपिटल मिल गई मुझे, और आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है और आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो रही है क्योंकि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर रहे हो। तो क्यों करते हो? एम क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल मर्ज करने का एम क्या क्या है बच्चों? क्या क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करना है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स कम करनी है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ानी है, और कॉस्ट भी क्या करनी है मुझे? कम करनी है। वापस बताओ एम क्या है हॉरिजॉन्टल मर्जर का? वापस बोलो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिड्यूस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। वापस बोलो एक बार और, चारों बोलो। कॉस्ट। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर मतलब डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिल सके, वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम हो सके, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ सके और हमारी कॉस्ट भी क्या हो सके? कम हो सके। वर्किंग कैपिटल बेटा उसकी कैपिटल भी आ जाएगी तो शायद जरूरत कम पड़ती होगी कैपिटल की। क्या पता है यहाँ पे उसकी अपन बोरो कर रहे हैं तो कम हो, ऐसा कुछ हो। वर्टिकल मर्जर बच्चों, वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? ये वाली लाइन, बाय एक्सेस वाली लाइन कौन सी होती है? वर्टिकल। यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है? आप ऐसी, आपकी क्या होती है यहाँ पे, ऐसे फर्म के साथ मर्ज करते हो जिनकी इंडस्ट्री तो क्या है? सेम, बट उनका लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करूं, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक्टर्स वगैरह सब होते हैं, इस इंडस्ट्री में आपके एक्टर्स भी आते हैं कोई ना कोई लेवल पे, इस इंडस्ट्री में आपके डायरेक्टर्स भी आते हैं, इस इंडस्ट्री में आपके प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, इस इंडस्ट्री में जो लोग एडिटिंग करते होंगे वो लोग भी आते हैं, जो लोग शूटिंग कैमरा करते होंगे वो लोग भी आते हैं, और भी बहुत 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 सारे लेवल से क्रॉस होकर फाइनली कोई मूवी हमारे पास बनकर आती है। तो यहाँ पे एडिटर्स और जो लोग कैमरामैन होते हैं, सपोज जो लोग एडिट कर रहे हैं और कैमरामैन, अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करने लग जाएं तो मैं इसे क्या कहूंगी? वर्टिकल मर्जर। इंडस्ट्री इनकी सेम है, कैमरामैन की भी इंडस्ट्री कौन सी है? बॉलीवुड इंडस्ट्री, और एडिटिंग जो करते हैं बंदे उनकी इंडस्ट्री भी कौन सी है? बॉलीवुड इंडस्ट्री, बट उनका जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो अलग अलग है। कैमरामैन का अलग है और जो एडिट करते हैं उनका अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन है। ये दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो मैं इसे क्या कह देती हूँ? वर्टिकल मर्जर कह देती हूँ। तो वर्टिकल मर्जर मतलब इंडस्ट्री सेम होगी बट आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग होगा। सेम रहेगा बच्चे? कैसे सेम रहेगा? कैमरामैन का काम कैमरामैन करेगा और एडिटिंग का काम एडिटिंग वाला बंदा करेगा। ए और बी बस मिलकर काम कर रहे हैं, कंपनी बड़ी हो गई, अब मेरे पास ही, अगर आपको कैमरा शूटिंग करानी है तो भी मेरे पास आना पड़ेगा, और आपको एडिटिंग करानी है तो भी मेरे पास आना पड़ेगा, मेरी कंपनी बड़ी हो गई ना। क्या? हाँ कुछ भी मर्ज हो सकता है, इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं बताया कि प्रोसेस अलग होना चाहिए या सेम होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं बताया उन्होंने। प्रोसेस आपका बहुत अलग हो सकता है। अगर आप क्लॉथ इंडस्ट्री की बात करो, कपड़ा बाजार की, तो जो मेरे पास फिनिश्ड कपड़ा बनकर आता है मल्टीपल स्टेजेस से बनकर आता है। पहले वो रॉ मटेरियल, फिर वो उसके बाद वो शीट्स बनती होंगी कपड़े की, वो धागे से शीट्स बनती होंगी, फिर उसके बाद वो शीट्स कट होती होंगी, उस पर कलरिंग होती होगी, टेक्सचर चढ़ता होगा, उस पर डिजाइनिंग होती होगी।
इतनी सारी स्टेजेस के बाद मेरे पास फाइनली कपड़ा आता है। तो उन स्टेजेस में से कोई भी दो लोग अगर मिलकर, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो उसे मैं क्या कहूंगी, वर्टिकल मर्जर कह दूंगी। सबकी इंडस्ट्री सेम है, आज जो धागे से कपड़े की शीट्स बना रहे हैं बड़ी बड़ी, वो लोग भी कहेंगे हम कपड़ा बाजार में काम करते हैं, और जो फाइनली कपड़ा बेच रहा है मुझे, वो भी कहेगा मैं कपड़ा बाजार में ही काम करता हूं। इंडस्ट्री सबकी सेम, बट लेवल ऑफ प्रोडक्शन सबका अलग अलग। हो सकता है कोई प्रोड्यूस कर रहा है और हो सकता है कोई नहीं कर रहा, फिर भी वो मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसे मैं क्या कह दूंगी, वर्टिकल मर्जर कह दूंगी। आ रहा है समझ में? लिंक कर पा रहे हो? अक्षत लिंक कर पा रहा है? तो यहाँ क्या होता है, दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम करती हैं जिनकी इंडस्ट्री सेम पर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन दोनों की अलग अलग। उससे क्या होगा, उनको फायदा मिलेगा टीम वर्क का। सिनर्जी का मतलब क्या होता है, टीम वर्क। मिलकर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टीम वर्क का फायदा उनको मिलेगा। उसकी हेल्प से आप एडवांटेजियस पोजीशन गेन कर सकते हो। एडवांटेजियस पोजीशन मतलब, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि मैंने कपड़े बाजार की बात की, नहीं आप मूवीज की बात ले लो। आप मूवीज में एक था कैमरामैन और एक था एडिट करने वाला बंदा, ये मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये कंपनी है एबीसी, क्या हो गया, ये कंपनी है एबीसी, XYZ, ठीक है, XYZ को कोई मूवी बनवानी है। अब उनको भी यही वाला कैमरामैन चाहिए, यही वाला कैमरामैन चाहिए। तो हो सकता है मैं उनको जो इनपुट्स हैं वो या तो महंगी रेट पे दूं, क्योंकि मेरे हैं ना अब इनपुट्स, मेरी इच्छा होगी जो रेट लगाऊंगी, या मैंने उनको इनपुट ही प्रोवाइड नहीं किया, मेरे पास बेस्ट कैमरामैन है, मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, आप कहीं और से अरेंज कर लो। तो मेरी पोजीशन क्या हो गई, एडवांटेजियस पोजीशन हो गई। कैसे एडवांटेजियस पोजीशन हो गई, या तो आपने इनपुट्स को सप्लाई नहीं किया या फिर इनपुट्स को आपने हाई रेट पे सप्लाई कर दिया। आ गया समझ में? तो वर्टिकल मर्जर क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा कंपनीज मिलकर काम कर रही हैं जिनकी इंडस्ट्री तो सेम है बट लेवल ऑफ प्रोडक्शन अलग है। उससे वो टीम वर्क का फायदा उठा पा रही हैं, प्लस वो एक एडवांटेजियस पोजीशन को अचीव कर रही हैं कि या तो वो इनपुट्स देंगी ही नहीं, या फिर इनपुट्स देंगी तो हाई कॉस्ट पे वो इनपुट्स प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट है आपका कोजेनेरिक मर्जर। कोजेनेरिक का मतलब जो आपका कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन था उसे ही क्या कह देते हो, कोजेनेरिक मर्जर कह देते हो। सेम है, एकदम सेम। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या था बच्चों, रिलेटेड, रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस एंड कस्टमर। तो यहाँ पे आप रिलेटेड के साथ आप मर्ज करते हो, जो बिजनेस आपके प्रोडक्ट से रिलेट करता होगा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, उन्हीं के साथ अपन मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे, काम करेंगे। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या है, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन दैट इज अनरिलेटेड, कि मैं ऐसे प्रोडक्ट के साथ मर्ज कर रही हूँ जो कंप्लीटली अनरिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले टबैको बेचती थी, अब मैंने होटल्स के साथ अपने आप को क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। उसमें प्रोसेस अलग, टेक्नोलॉजी अलग और कस्टमर्स अलग। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिए, मर्जिंग एंड एक्विजिशन पढ़ लिया। बच्चों क्या होता है मर्जिंग, मतलब दो या दो से ज्यादा कंपनीज मिलकर काम करती हैं टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। ये फ्रेंडली प्रोसेस है, यहाँ पे नाम दोनों कंपनियों का काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल आप बता सकते हो। देन एक्विजिशन मतलब सुपीरियर कंपनी वीकर कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। अनफ्रेंडली प्रोसेस है और सिर्फ सुपीरियर का नेम यूज में लिया जाता है, और जब रिसेशन हो रहा हो या मेरा प्रॉफिट कम हो रहा हो तब जनरली एक्विजिशन होता है। मर्जिंग एंड एक्विजिशन के चार टाइप से, पहला था हॉरिजॉन्टल मर्जर। इसका मतलब आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स के साथ मर्ज कर रहे हो, क्यों, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिल सके, वर्किंग कैपिटल कम, प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज्यादा एंड कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी। फिर वर्टिकल मर्जर मतलब आपकी इंडस्ट्री तो सेम है बट लेवल ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग है, तो उससे टीम वर्क का आपको क्या मिल पा रहा है, फायदा मिल पा रहा है टीम वर्क का। एंड एडवांटेजियस पोजीशन है, या तो हम सप्लाई देंगे, इनपुट्स को देंगे ही नहीं, या फिर हम उसकी कॉस्ट ज्यादा लगा देंगे।
क्या रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? मेरे पास है कैमरामैन, मैंने आपको मना कर दिया, मैंने कैमरा वाली इसके साथ, हाँ तो मेरा वाला बेस्ट है, आप चाहते हो बेस्ट के साथ काम करना, मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी भाई, मेरी इच्छा, करवा लो किसी और से शूट। नेक्स्ट क्या है बच्चों? कोजेनेरिक मर्जर मतलब कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड कस्टमर्स। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर मतलब अनरिलेटेड मर्जर, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट, इट ऑफर्स ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू बिजनेस टू डाइवर्सिफाइड अराउंड अ कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट। अगर आप कोजेनेरिक मर्जर करते हो, रिलेटेड के साथ आप मर्ज करते हो, तो कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज, दोनों को रिसोर्सेज सेम चाहिए होंगी क्योंकि वो रिलेट करता है ना पुराने वाले से, और स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट्स, दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी सेम सी होंगी, दोनों बिजनेस की, दोनों सेम कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, सेम कस्टमर्स को वो टारगेट कर रहे हैं, तो उससे आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। कोजेनेरिक एंड हॉरिजेंटल का एक एक एग्जाम्पल। कोजेनेरिक में तो हो सकता है आपका जीन्स प्लस शर्ट, और हॉरिजॉन्टल में हो सकता है आपका HUL प्लस पतंजलि, ठीक है। और आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो एग्जाम्पल। हाँ, पेपर में कोई भी एक एग्जाम्पल लिखने कंपलसरी होते हैं इन सब चीजों के, मैं मार्क्स काटूंगी नहीं लिखोगे तो, और मैं लिख के दूंगी एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। हाँ आगे पढ़े बच्चों, चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अरे एक्सटर्नल ग्रोथ पढ़ रहे हैं हम। एक्सटर्नल ग्रोथ में हमने मर्जिंग एक्विजिशन पढ़ लिया, लास्ट हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है दैट इज एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रैटेजिक अलायंस। हाँ जी बच्चों, अलायंस मतलब गठबंधन, पॉलिटिकल पार्टीज गठबंधन करती हैं, क्या होता है थोड़ा सा बताओ मुझे। वही है यहाँ, क्या होता है गठबंधन क्यों करते हैं? हाथ मिला लिया, फिर क्या हो गया? देखो मैं समझाती हूँ, ए और बी दो कंपनीज हैं, ठीक है। ए अकेली वो सारे बेनिफिट्स नहीं उठा पा रही क्योंकि वो अकेली है, बी अकेली भी वो सारे बेनिफिट्स नहीं उठा पा रही, ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? स्ट्रैटेजिक अलायंस। अलायंस मतलब इन्होंने अपना एक गठबंधन बना लिया। उस गठबंधन में क्या किया इन्होंने? कहा कि हम इस चीज के लिए तो हम अपने आप में क्या है? पार्टनर, और वैसे हम इंडिविजुअल एंटिटी भी हैं। मतलब सपोज ए वाला जयपुर में, बच्चों ध्यान दो, ए वाले का ऑफिस जयपुर में और बी वाले का ऑफिस कहाँ है? दिल्ली। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गठबंधन में क्या कहा? अगर हम जयपुर में काम करते हैं, मतलब जयपुर का कोई भी काम लेते हैं, तो हम इंडिविजुअल एंटिटी हैं, हम पार्टनर्स नहीं है। हम दिल्ली में काम करते हैं तो इंडिविजुअल है, बट जयपुर और दिल्ली के अलावा इंडिया के किसी भी कोने से अगर अपने पास काम आता है तो हम क्या हैं? पार्टनर। मतलब वो लोग पार्टनर बने क्यों हैं? ताकि उनको और दूसरी कंपनीज का भी काम मिल सके, इसलिए वो पार्टनर बने। अकेले को जो काम मिल रहा था वो अभी भी आज भी अकेले का ही है, वो पार्टनर्स का नहीं है। तो उन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंधन, अलायंस क्रिएट किया ताकि उनको वो फायदे मिल सकें जो वो अकेले रहकर फायदे नहीं उठा पा रहे थे। जैसे कि आईपीएल मैचेस होते हैं, उसमें जो टीम्स बनती हैं वो ऐसी बनती हैं क्या? इंडिया की, पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया की? नहीं, उसमें क्या होता है? एक टीम बनी राजस्थान रॉयल्स, उस राजस्थान रॉयल में हो सकता है 2 प्लेयर्स इंडिया के हैं, 2 प्लेयर्स पाकिस्तान के और 2 प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के, और न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड तो है ना एक ठीक है, 2 प्लेयर्स इंडिया के, 2 न्यूजीलैंड के, अरे ध्यान दो, और 2 ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने क्या किया, जब आईपीएल के अलावा और मैचेस होंगे तो इंडिया की टीम अपने आप में अलग इंडिविजुअल खेल रही है, ये दोनों प्लेयर्स तब पार्टनर नहीं है, पर आईपीएल होगा तब ये दोनों प्लेयर्स क्या है, इस टीम के पार्टनर हैं। उन्होंने गठबंधन कर लिया ताकि उनको वो फायदे मिल सके जो वो अकेले रहकर नहीं उठा पा रहे थे। वो अपने आप में इंडिविजुअल एंटिटी भी हैं प्लस वो पार्टनर्स भी हैं। उस चीज को अपन क्या कह देते हैं बच्चों, स्ट्रैटेजिक अलायंस कह देते हैं। आ रहा है समझ में? अगर सब मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे इंडिया के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, ये एक टीम में है आईपीएल की, इनको सबसे बड़ा नुकसान क्या है बच्चों? आईपीएल की टीम बनी है एक राजस्थान रॉयल्स, उसमें 2 इंडिया के बंदे हैं, 2 न्यूजीलैंड के और 2 ऑस्ट्रेलिया के। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सारे प्लेयर्स को सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हाँ, पता चल जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप एक टीम में काम कर रहे हो, अरे क्योंकि आप एक टीम में, अरे बच्चों क्योंकि आप टीम में काम करते हो तो टीम में आपको चीजों को शेयर करना पड़ेगा। जब आप पार्टनर हो तो शेयर करना पड़ेगा। शेयरिंग में आपको हो सकता है अपने ट्रेड सीक्रेट्स भी शेयर करने पड़ेगा। इंडिया के प्लेयर्स को बताना पड़ेगा कि इस तरीके से कैच करना चाहिए, इस तरीके से बॉलिंग करनी चाहिए, यहाँ फील्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो उस टीम के लिए उस टाइम पे काम कर रहे हैं। तो वो उनको वो अपने ट्रेड सीक्रेट्स भी कभी कभी शेयर करने पड़ते हैं, जिसके लिए वो खुश नहीं है। और हो सकता है जब टीम खत्म हो गई तो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो बाहर जाकर अपने सीक्रेट्स को लीक आउट कर दें। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा नुकसान स्ट्रैटेजिक अलायंस का क्या होता है? शेयरिंग। उनको सब क्या करना पड़ता है? शेयर करना पड़ता है। तो अलायंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द 2 और मोर बिजनेस, ताकि वो सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके जो वो अकेले रहकर अचीव नहीं कर सकते थे। जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं वो इंडिपेंडेंट तो है ही हैं, प्लस वो पार्टनरशिप का भी फायदा उठा पा रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट भी हैं और वो पार्टनर्स भी हैं, उन दोनों का उसको एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेजेस क्या हैं आपके स्ट्रैटेजिक अलायंस के? यहाँ पे एडवांटेज सारी पार्टीज को मिलेगा, जो जो पार्टीज अलायंस में जुड़ी हुई हैं अपने साथ, उन सारी पार्टीज को अलायंस का क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। क्या एडवांटेजेस हैं? पहला एडवांटेज है आपका ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज। ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज, अगर ए और बी बच्चों 2 ऑर्गेनाइजेशन ने अलायंस क्रिएट कर लिया तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को फायदा क्या क्या मिल सकता है? दोनों को स्किल्स, दूसरे की स्किल्स का फायदा मिल सकता है, हाँ या ना? सर्टेन कैपेबिलिटीज, हो सकता है कि बी की जो है वो मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है या कैपेबिलिटी अच्छी है, इसकी परचेज की स्किल्स अच्छी है, तो दोनों को परचेज का और मार्केटिंग का फायदा मिल सकता है। तो स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज का फायदा मिल सकता है जब ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के साथ अलायंस क्रिएट करती हैं। इससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो सकता है और वो सप्लाई चेन को अपना और इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप वेल नोन कंपनी के साथ अलायंस क्रिएट करते हो तो आपकी भी लेजिटिमेसी, आपकी भी क्रेडिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेजिटिमेसी, क्रेडिटिविटी मतलब आपकी भी जो गुडविल है वो आपकी क्या हो जाएगी? मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेन बड़ी पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस, 2 बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, पर और छोटी छोटी हजारों पार्टियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो कई बार क्या होता है, वो छोटी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया तो उस छोटी पार्टी का भी नाम हो जाता है, उसकी भी गुडविल, रेप्यूटेशन मार्केट में जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलायंस क्रिएट करते हो तो आपकी खुद की लेजिटिमेसी और क्रेडिटेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदे मिले? स्किल्स और कैपेबिलिटीज का फायदा मिल सकता है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अपना सप्लाई चेन और इंक्रीज हो सकता है। और अगर आप वेल नोन पार्टीज के साथ अलायंस क्रिएट करते हो तो आपकी क्रेडिटेबिलिटी एंड लेजिटिमेसी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देन इकोनॉमिक एडवांटेज। इकोनॉमिक एडवांटेज क्या मिला? अगर आप 2 कंपनीज मिलकर काम कर रहे हैं तो कॉस्ट भी कम लगेगी और रिस्क भी कम लगेगा।
पहले मुझे अकेले को सारी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही थी, अब सब मिलकर काम कर रहे हैं तो सब मिलकर कॉस्ट बेयर करेंगे, तो मेरी अकेले की जो कॉस्ट है वो कम, रिस्क भी कम। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिल सकता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा तो कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम हो सकती है। प्लस और क्या फायदे मिल सकते हैं? को स्पेशलाइजेशन का फायदा मिल सकता है। मतलब बी वाली ऑर्गेनाइजेशन तो मार्केटिंग में स्पेशलाइज थी, ए वाली परचेज में स्पेशलाइज थी, तो दोनों को स्पेशलाइजेशन, एक दूसरे की स्पेशलाइजेशन का फायदा मिल सकता है। वो लोग एडिशनल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक एडवांटेज क्या मिला कि रिस्क कम, कॉस्ट कम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा तो कॉस्ट पर यूनिट कम, एंड को स्पेशलाइजेशन का भी आपको क्या मिल सकता है? यहाँ पे फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो कौन सा है आपका? स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। स्ट्रैटेजिक मतलब जो पहले राइवल्स थे वो कोऑपरेट, मिलकर काम कर रहे हैं, ना कि लड़कर। ए और बी पहले कंपीट करते थे, अब कोऑपरेट कर रहे हैं, अब मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन भी क्रिएट किया जा सकता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन समझते हो? कंट्रोल ओवर योर सप्लाई चेन। हो सकता है जो आपके पार्टनर्स हैं जिनके साथ आप अलायंस क्रिएट कर रहे हो वो आपकी सप्लाई चेन के पार्ट हो सकते हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंस की हेल्प से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल सकता है। दे मे ऑल्सो हेल्प विथ फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज। Alliance may also be used to get access to new technologies or to pursue joint research and development. तो बेसिकली जो पहले कंपीट कर रहे थे वो कोऑपरेट कर रहे हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन भी क्रिएट किया जा सकता है, एंड इससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल सकता है। नया प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी पे काम कर कर हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल सकता है। लास्ट जो फायदा है दैट इज पॉलिटिकल एडवांटेज। कई बार क्या होता है, आप अलायंस हैव फॉर्म विद द लोकल फॉरेन बिजनेस, कई बार आप जो फॉरेनर्स हैं उनके साथ अलायंस कर लेते हो ताकि आपको फॉरेन में क्या मिल सके? एंट्री मिल सके। कई बार कहीं किसी कंट्री में जाने के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो अगर उसके साथ अपन पार्टनरशिप वाला बिजनेस कर लेते हैं तो हमारे सारे जो ट्रेड बैरियर्स, लीगल बैरियर्स हैं वो हट जाते हैं, इसलिए अपन उनके साथ अलायंस कर लेते हैं। अगर आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल पार्टीज के साथ अलायंस करते हो तो आपका भी इन्फ्लुएंस, आपकी भी पोजीशन, आपका भी रुतबा जो है वो बढ़ जाएगा। बीजेपी के साथ अगर आप अलायंस करते हो तो आपका इन्फ्लुएंस, आपका रुतबा, आपकी जो पोजीशन है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चार फायदे, चार एडवांटेजेस हमें मिलते हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस के। क्या क्या एडवांटेजेस मिले बच्चों? पहला क्या था? ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट, कि उनकी स्किल्स, उनकी कैपेबिलिटीज, और क्या था उसमें? उनकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सप्लाई चेन भी हमारी और बढ़ सकती है। अगर आप वेल नोन पार्टी के साथ अलायंस करते हो तो आपकी क्रेडिटेबिलिटी और आपकी लेजिटिमेसी भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या था? इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब कॉस्ट कम, रिस्क कम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट कम, एंड को स्पेशलाइजेशन का भी हमें फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट क्या था? स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, राइवल्स अब पहले कंपीट करे तब कोऑपरेट कर कर काम कर रहे हैं, एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी यहाँ पे हमें मिल सकता है। नया टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट पे काम करोगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल सकता है। एंड लास्ट बेनिफिट क्या था? पॉलिटिकल बेनिफिट। कई बार हम फॉरेनर्स के साथ अलायंस इसलिए करते हैं ताकि फॉरेन कंट्री में एंटर कर सकें और लीगल बैरियर्स खत्म हो जाए। और अगर आप हाईली इन्फ्लुएंशियल पार्टीज के साथ अलायंस क्रिएट करते हो तो आपका इन्फ्लुएंस, आपकी पोजीशन भी इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक रिवाइज करें जो जो पढ़ा है। चलो आज हमने पढ़े हैं मर्जिंग एंड एक्विजिशन। क्या था बच्चों मर्जिंग मतलब? दो या दो से ज्यादा कंपनीज जब मिलकर काम करती हैं टू ग्रो देयर बिजनेस इज कॉल्ड मर्जिंग। यहाँ पे ये फ्रेंडली प्रोसेस है और दोनों का नेम यूज में लिया जाता है। एक्विजिशन मतलब एक सुपीरियर कंपनी वीकर कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, अनफ्रेंडली प्रोसेस है एंड अनफ्रेंडली प्रोसेस एंड नेम सिर्फ सुपीरियर का काम में लिया जाता है। एक्विजिशन कब करते हो?
जब रिसेशन चल रहा हो या प्रॉफिट कम हो रहा हो तो अपन क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। टाइप्स ऑफ मर्जिंग एंड एक्विजिशन 4 थे। पहला था हॉरिजॉन्टल मर्जर, यहाँ पर अपन डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स के साथ मर्ज कर लेते हैं। क्यों? ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा, वर्किंग कैपिटल कम, प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज्यादा और कॉस्ट कम। देन वर्टिकल मर्जर मतलब इंडस्ट्री सेम बट लेवल ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग। इससे अपन को टीम वर्क का फायदा मिलेगा, एक एडवांटेजियस पोजीशन को हम अचीव करेंगे, या तो इनपुट्स देंगे ही नहीं या फिर उसको हाई कॉस्ट पे देंगे। नेक्स्ट क्या था, को जेनेरिक मर्जर, उसे कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन जैसा सा होता है, रिलेटेड मर्जर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर्स। देन कॉन्ग्लोमरेट मर्जर मतलब अनरिलेटेड मर्जर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड कस्टमर्स। देन अपन ने पढ़ा स्ट्रैटेजिक अलायंस, अलायंस मतलब दो या दो से ज्यादा कंपनीज मिलकर काम करती हैं ताकि उनको वो फायदे मिल सकें जो वो अकेले रहकर नहीं अचीव कर पा रही थी। यहाँ पे जो फर्म्स है वो इंडिविजुअल एंटिटी भी हैं और वो पार्टनर्स भी हैं। इसके एडवांटेजेस, पहला एडवांटेज क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज, ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स कैपेबिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं, प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा, सप्लाई चेन अच्छी हो जाएगी, वेल नोन के साथ इंटीग्रेट करते हो तो आपकी लेजिटिमेसी एंड क्रेडिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक एडवांटेज मतलब आपके कॉस्ट भी कम, रिस्क भी कम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, कॉस्ट पर यूनिट कम एंड को स्पेशलाइजेशन का भी हमें फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रैटेजिक, राइवल्स जो पहले compete कर रहे थे वो कोऑपरेट कर काम कर रहे हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पाएगा बिकॉज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एंड द न्यू टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्या है, कई बार हम फॉरेन कंट्रीज में एंटर नहीं कर पाते तो उसके लिए अपन फॉरेनर्स के साथ अलायंस कर लेते हैं, या फिर हम अगर इन्फ्लुएंशियल पार्टीज के साथ अलायंस करेंगे तो मेरा इन्फ्लुएंस, मेरी पोजीशन, मेरा रुतबा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नाम हेडिंग एंडिंग बोलो, एडवांटेजेस क्या है स्ट्रैटेजिक अलायंस के, ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। डिसएडवांटेज अभी मैंने बताया था क्या है बच्चों, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, शेयरिंग। यहाँ आपको रिसोर्स और प्रॉफिट तो शेयर करना ही पड़ता है, प्लस उसके साथ अपनी स्किल्स और अपने नॉलेज भी शेयर करना पड़ता है, जो हर कोई नहीं चाहता कि मैं मेरी स्किल्स और नॉलेज भी दूसरों के साथ शेयर करूं। कई बार आपको अपने ट्रेड सीक्रेट्स भी शेयर करने पड़ते हैं। वैसे तो अग्रीमेंट होता है कि भाई ट्रेड सीक्रेट बाहर नहीं निकलने चाहिए, पर जब तक अग्रीमेंट है तब तक तो वो लोग बंधे हुए हैं, और उसके बाद जैसे अग्रीमेंट खत्म हो सकता है आपका ट्रेड सीक्रेट वो लोग क्या कर दें, लीक आउट कर दें। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है अलायंस का, शेयरिंग। नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत गंदी चीज है, प्रॉफिट रिसोर्सेस तो हम शेयर कर लेंगे, वो हम नहीं चाहते, और ट्रेड सीक्रेट तो हम बिल्कुल ही नहीं चाहते, बट यहाँ पे वो भी शेयर करने पड़ जाते हैं। तो ये हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो गई बच्चों, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो गई। अपन ने एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन सीख लिया, उसमें अपन ने सीखा मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट पेनिट्रेशन। फिर एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, उसमें आपने सीखा वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। फिर आपने क्या सीखा, मर्जिंग एंड एक्विजिशन, उसमें भी 4 पढ़े, वर्टिकल मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर, कोजेनेरिक मर्जर एंड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। फिर आपने स्ट्रैटेजिक अलायंस पढ़ा, उसके 4 बेनिफिट्स पढ़े, ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी, स्ट्रैटेजी एंड पॉलिटिकल। वेरी गुड। क्या, अलायंस में ऑल्सो क्रिएट पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स, अगर अलायंस बना लिया गठबंधन तो आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स और खड़े हो जाएंगे। सपोज कंपनी ए है, उसके कॉम्पिटिटर्स कितने थे, 5, कंपनी बी है, उसके 10 कॉम्पिटिटर्स थे, इन्होंने मिलकर अलायंस क्रिएट कर लिया, अब कॉम्पिटिटर्स कितने हो गए, 15। अब ए को उन 10 को भी फेस करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो कॉम्पिटिटर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये भी आपका डिसएडवांटेज हो सकता है। Next strategy, that is retrenchment and turnaround strategy.
कुछ भी जरूरी नहीं है इनमें। रिलेटेड अनरिलेटेड तो सिर्फ कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट में ही देखेंगे, बाकी किसी में रिलेटेड अनरिलेटेड नहीं देखते अपन। हाँ जी, लास्ट स्ट्रैटेजी है दैट इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी या फिर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी मतलब जब मुझे मेरा स्कोप ऑफ बिजनेस कम करना होता है, इतना फैला रखा है बिजनेस, उसको आपको कम करना है, तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी काम में लेते हैं? रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट करने के लिए आप सबसे पहले देखते हो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आ रही है, कहाँ आ रही है और क्यों आ रही है। सपोज आईटीसी कंपनी है, उसके 3 बिजनेस हैं, टोबैको, स्टेशनरी और होटल्स। यहां प्रॉब्लम आ रही है तो वो देखेगा टोबैको में आ रही है और क्यों आ रही है, रीजन क्या है, वो यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, तभी सोचोगे कि आपको टोबैको को बंद करना है या फिर टोबैको में पैसा डालना है या क्या करना है, आप तब उसके बारे में सोचोगे। तो यहाँ रिट्रेंचमेंट करने से पहले हम देखते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है और वो दिक्कत क्यों आ रही है। 3 तरह की रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज हैं। कई बार हम चाहते हैं कि जो डिक्लाइनिंग प्रोसेस को रिवर्स कर दें, मतलब लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर दे। कैसे कन्वर्ट होगी लॉस मेकिंग यूनिट प्रॉफिट मेकिंग में? उसमें बहुत पैसा डाल दिया अपन ने, वो एकदम डूबती हुई सी कंपनी थी, उसमें अच्छा पैसा डाल दिया तो एक बार तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। कई बार हम कोशिश करते हैं टर्न अराउंड, उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दी पूरी की पूरी। जब वो टर्न अराउंड चलती नहीं है, पहले आप कोशिश करते हो टर्न अराउंड करने की, वो नहीं चलती, तो आप कट ऑफ कर देते हो, लॉस मेकिंग यूनिट को हटा दिया, टोबैको वाले को हटा दिया। पर फिर भी अगर आईटीसी को लगता है कि मेरा बिजनेस अभी भी डूब रहा है, मेरे को उतने शेयर्स प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे टोबैको को हटाने के बाद, तो वो पूरा बिजनेस क्या कर देगा? लिक्विडेट कर देगा, पूरा सब कुछ वो सेल आउट कर देगा। तो 3 तरह की रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। कौन सी हैं? या तो टर्न अराउंड कर दो, या फिर डिवेस्टमेंट कर दो, डिवेस्टमेंट मतलब लॉस मेकिंग को बंद कर दो सिर्फ, और या फिर लिक्विडेशन कर दो। कौन सी 3 स्ट्रैटेजीज हैं रिट्रेंचमेंट की? टर्न अराउंड, डिवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। टर्न अराउंड मतलब लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करना, डिवेस्टमेंट मतलब कट ऑफ द लॉस मेकिंग यूनिट, एंड लिक्विडेशन का मतलब लिक्विड मतलब पूरा कंप्लीट शट डाउन कर देना बिजनेस को, उसे अपन क्या कह देते हैं? लिक्विडेशन कह देते हैं। चलो ये फिर अपन मंडे को पढ़ें, बाकी का बच्चा हो। टेस्ट फिर आपका ट्यूसडे को होगा, पर मैं शिफ्ट नहीं करूंगी, नहीं मैं शिफ्ट नहीं करूंगी। आप लोग ऐसा मत बोलना, सुनो, ऐसा मत बोलना हमें एक ही दिन मिला पढ़ने के लिए, नहीं, आपके पास संडे है, ये 2 पन्ने बचे हैं अपने इस चैप्टर के, ये छोड़कर पूरा कर लो, फिर मंडे को सिर्फ ये 2 पन्ने करने पड़ेंगे और ट्यूसडे को टेस्ट। पढ़ा दूं?